विमेन रिजर्वेशन बिल का समर्थन हम लोगों ने आज कर दिया, लेकिन हमारी मांग ये है, हमारी अपेक्षा ये है कि संविधान में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, पिछड़े, दलितों, वंचितों, शोषितों को भी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, तो वो आरक्षण, वो व्यवस्था इस बिल में होनी चाहिए। 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने 23 सूत्री मांग जब रखी थी महिलाओं ने, तो पहला मांग था महिला रिजर्वेशन बिल को उन्होंने अपनी सहमति, पहला उनका घोषणा पत्र था विमेन रिजर्वेशन बिल। 9 वर्ष के बाद उनको विमेन रिजर्वेशन बिल की याद आती है, ये एक सोचने वाली बात है। कास्ट सेंसस ये कराएंगे तो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, गरीबों की संख्या चिन्हित हो जाएंगी, तो ये पूंजीपतियों की मदद कैसे कर पाएंगे। जो उपलब्धि हमारे नेता नीतीश कुमार जी बताते हैं कि बिहार में महिला सशक्तिकरण की इतनी लंबी लकीर उन्होंने राष्ट्रीय पटल पे खींची है, जिसका नजीर पूरे देश में बिहार और हमारे नेता उसके रोल मॉडल हैं, उसका अनुसरण दूसरे प्रांत भी किए हैं। देखिए, जब सदन में उस वक्त बिल आया था, 1996 की बात आप करें, उस वक्त भी हमारी पार्टी, हमारी नेता ने इसका समर्थन किया था। अब सरकारें जिसकी भी रहीं, अब आई हैं, तो इस बार भी इंडिया हमारे पार्टी ने और हमारे नेता ने और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, शीर्ष नेतृत्व ने इस बिल का समर्थन किया है। लेकिन हमारी मांग ये, हमारी अपेक्षा केंद्र से ये भी है, सत्तारूढ़ दल के नेता से हमारी अपेक्षा ये भी है कि विमेन रिजर्वेशन बिल का समर्थन हम लोगों ने आज कर दिया, लेकिन हमारी मांग ये है, हमारी अपेक्षा ये है कि संविधान में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, पिछड़े, दलितों, वंचितों, शोषितों को भी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, तो वो आरक्षण, वो व्यवस्था इस बिल में होनी चाहिए, ताकि ये डिप्राइव सेक्शन को भी रिप्रेजेंटेशन 33% जो महिलाएं हैं उनमें उनको भी मिल सके। क्योंकि बिहार में जब आप देखेंगे तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जब 2006 में और पंचायती व्यवस्था और 2007 में नगर निकाय में जब आरक्षण लागू किया, तो आप देखेंगे कि तमाम वर्ग के लोगों को संविधान के प्रावधानों की या संविधान के निर्देशों के अनुसार उन्होंने आरक्षण की भी व्यवस्था की। उसमें पंचायत व्यवस्था में और नगर निकाय व्यवस्था में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी आरक्षण मिला, और वो इस आरक्षण की वजह से आज हमारी ये डिप्राइव सेक्शन की महिला या पुरुष जो है एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन अपने पंचायती व्यवस्था में, नगर निकाय व्यवस्था में दे रहे हैं। यही कारण है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने और हमारी पार्टी ने भी इस बात की अपेक्षा की है, इस बात की मांग की है। हमारा सवाल है कि यह कानून 2/3 बहुमत से पारित होना है और राज्यसभा में बीजेपी की 2/3 बहुमत नहीं है, तो क्या इंडिया गठबंधन के दल महिला आरक्षण बिल को अपना समर्थन दे रहे हैं? देखिए, ये सीधी सी बात है कि कहाँ बहुमत है, कहाँ नहीं बहुमत है। लोकसभा में जब सर्वसम्मति, मतलब सब लोगों ने, सभी दलों ने इसकी सहमति दे दी, तो राज्यसभा में ये अपोज जैसी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। सीधी सी बात है कि उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल जिस टाइम पे लाया है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने 23 सूत्री मांग जब रखी थी महिलाओं ने, तो पहला मांग था महिला रिजर्वेशन बिल को उन्होंने अपनी सहमति, पहला उनका घोषणा पत्र था विमेन रिजर्वेशन बिल। 9 वर्ष के बाद उनको विमेन रिजर्वेशन बिल की याद आती है, ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस विचारधारा से आते हैं, जिस सोच से आते हैं, जिस संस्था के वो प्रोडक्ट है, मतलब वहाँ से निकले हुए हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आरएसएस में आज भी शीर्ष पदों पर कोई एक महिला अभी तक आ पाई है क्या? जवाब दे इसका। थी पहले हम आरएसएस संस्था की मैं बात कर रही हूँ, मैं देश की मंत्रिमंडल कैबिनेट की बात नहीं कर रही हूँ। अगर वैसा बात करिए तो आज भी महिलाएं हैं उस कैबिनेट में। मैं जिस संस्था की, जिस विचारधारा, बंच ऑफ थॉट, महिलाओं के विरुद्ध वो सोच रखने वाली वो विचारधारा है। मैं देश के प्रधानमंत्री से ये भी पूछती हूँ कि इसके पहले आप कहीं के माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे गुजरात में, कभी उन्होंने सदन में इस बात की चर्चा की कि जब गुजरात में वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने वहाँ की बेटियों के लिए, वहाँ महिलाओं के लिए क्या काम किया? जो उपलब्धि हमारे नेता नीतीश कुमार जी बताते हैं कि बिहार में महिला सशक्तिकरण की इतनी लंबी लकीर उन्होंने राष्ट्रीय पटल पे खींची है, जिसका नजीर पूरे देश में बिहार और हमारे नेता उसके रोल मॉडल हैं, उसका अनुसरण दूसरे प्रांत भी किए हैं। चाहे बेटियों को हम नौकरी में 30% रिजर्वेशन की बात करें, पुलिस बल में आप देख लीजिए ना, जिस बेटियों को हमारा समाज बहुत कमज़ोर समझता था, अगर घर की बेटी घर से बाहर जाती थी किसी काम से, तो 5 वर्ष से बेटा को उसके साथ लगाया, साइकिल भी दिया गया था।
मैं वो साइकिल और पोशाक योजना तो अपनी जगह, माइंड सेट देख लीजिए ना आप। उस बेटी के साथ 5 वर्षीय भाई को भेजा जाता था कि जाओ दीदी बाहर जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उन्हीं बेटियों को वर्दी पहना करके, पुलिस बल में आरक्षण दे करके, वर्दी पहना करके अत्याधुनिक हथियार दिया जिससे वो हमारी आपकी सुरक्षा करिए। देश में पुलिस बल में बिहार अव्वल नंबर पर है इतनी संख्या को लेकर के, केंद्र में भी उतनी संख्या महिलाओं की नहीं है। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तो बेजोड़ काम किया है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। महिलाओं को उनके अधिकार, चाहे वो अधिकार राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या आर्थिक हो। जीविका प्रोग्राम देख लीजिए हमारा, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए पूरे देश में बिहार अव्वल नंबर पे है, जहां पे जीविका का जो समूह है 10,45,000, ये संख्या आपके केंद्र में भी नहीं है। इसी जीविका कार्यक्रम को केंद्र ने आजीविका के नाम से आत्मसात किया है। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी बहुत मुखर रहे हैं, आगे रहे हैं महिलाओं को, बेटियों को उनका हक देने के लिए। इसलिए आपका ये सवाल कि लोकसभा से तो ये पास हो गया, राज्यसभा में होगा कि नहीं होगा, विमेन रिजर्वेशन बिल पे तमाम इंडिया के घटक दलों की, पॉलिटिकल पार्टियों की इस पे सहमति है। लेकिन हमारी अपेक्षा, जो मैंने विमर्श किया आपको, कि उसमें दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़ी जाति की महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित हो सके, जिस तरह से संविधान में प्रावधान किए गए हैं, तो ये सबसे बेहतर और शानदार माना जाएगा। सोनिया गांधी ने कहा कि इसके साथ ही जातीय जनगणना भी कर लिया जाए और महिला आरक्षण में पिछड़ी जाति के महिलाओं के हिस्से को भी शामिल किया जाए। बिल्कुल सही कहा, ये तो हमारी मांग रही है ना। देखिए ना, केंद्र की सरकार कास्ट सेंसस कब होना था, आपने देखा कि बिहार में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में जाति आधारित गणना कराने लगे, तो बीजेपी के नेता किस तरह से बिहाइंड द कर्टन यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की संस्था के माध्यम से, मक्खन लाल, संगीत रागी, कौन कौन लोगों के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कराया। हाई कोर्ट ने उस याचिका को डिसमिस किया, ये कहते हुए कि न्याय के साथ सबका विकास जो माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है, उसके लिए ये गणना होना जरूरी है। उसके बाद ये क्या किए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वहां रिप्रेजेंटेशन अपना देते हैं। दैट मीन्स कि केंद्र की सरकार बिहार में जो जाति आधारित गणना हो रही है उसके खिलाफ थी। तो ये कहां से कास्ट सेंसस कराते? देखिए, कास्ट सेंसस कराना इनकी मंशा है ही नहीं। कास्ट सेंसस ये कराएंगे तो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, गरीबों की संख्या चिन्हित हो जाएंगी, तो ये पूंजीपतियों की मदद कैसे कर पाएंगे? अरे यहाँ किसान का ऋण माफ नहीं होता, अरबों रुपया पूंजीपतियों का माफ हो जाता है। पूंजीपतियों की सरकार है। तो आदरणीय सोनिया जी ने बिल्कुल सही कहा, हम लोग भी इसकी मांग करते रहे कि कास्ट सेंसस आप कराइए, ताकि ये पता चल सके कि किसकी कितनी आबादी है और उस अनुपात में योजना बन सके, उस अनुपात में बजट का एलोकेशन हो सके। किसी भी समाज को जो पीछे छूट गए हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक साइंटिफिक डाटा चाहिए। और वो क्या आपको नहीं लगता है जातीय जनगणना होने से जात के प्रति लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है? जात तो सच्चाई है ना, जात तो सच्चाई है, जमात तो सच्चाई है, वर्ग तो सच्चाई है। और इस बात की पुष्टि संविधान में दिए गए प्रावधानों से होती है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, तो क्या उन्हें, अगर वो समाज के विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, तो एक अफर्मेटिव एक्शन ले करके उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना उनका अधिकार नहीं है? देश के संविधान ने उनको ये अधिकार नहीं दिया है। देखिए, ये अफर्मेटिव एक्शन, एक साइंटिफिक डाटा जब तक नहीं होगा आप योजना नहीं बना सकते हैं। और इनकी यही मंशा है, यही इनका षड्यंत्र है कि कास्ट सेंसस नहीं हो, ताकि जो एक्चुअल पोजीशन है इन लोगों का वो देश के सामने ना आए। और यही हमारा कहना है कि आप कास्ट सेंसस 2021 में आपको कराना था, 2023 हो गया, अभी तक कास्ट सेंसस केंद्र की सरकार ने कराना तो दूर, एक मौत मुंह तक नहीं इस विषय पे खोल रही। हमारी मजबूत मांग है केंद्र से कि कास्ट सेंसस कराया जाए। ये सरकार, केंद्र की सरकार अति पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी, कमजोर वर्ग विरोधी सरकार है। इसी वजह से कास्ट सेंसस नहीं करा रही है। मैम, ये आखिरी सवाल है, यह कानून 2029 के लोकसभा चुनाव के समय लागू होते हुए दिख रहा है, तो सोनिया गांधी इसे जल्दी लागू करना चाहती है, आपका क्या कहना है? या और भी पार्टियां, इंडिया है, अलायंस है, तो 2019 में लागू होगा तो क्या मोदी जी ठग्गू के लड्डू टाइप से ऐसा? 2019 में लागू, 2029 में
हाँ, वही चीज़ें हैं ना कि अभी तो बहुत दूर की चीज़ है ना। नहीं होता है कि जब इनकी विदाई का समय आ गया है तब इनको ये समय मतलब याद आ रहा है कि वीमेन रिजर्वेशन बिल। अरे 2014 में आपने कमिटमेंट किया था, आपका पहला नंबर घोषणा पत्र पे था, और अब आप इस समय में लेकर के आ रहे। वही हमारा कहना है कि अगर आप कास्ट सेंसस भी करा लिए रहते ना तो आज परिसीमन लागू हो गया रहता, और 2025 में 33% महिलाएं, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अपना फुल समर्थन इस बिल को दिया है, 33% महिलाएं हमारी लोकसभा में और सदन में उनकी उपस्थिति रहती। लेकिन ये तो इस ऐसे समय में लेकर के आए हैं तो कि 2024 में तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इस बिल को लेकर के नहीं हो सकता है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने निष्क्रियता अपनाया, महिला को उनका अधिकार उनके एजेंडे में था ही नहीं। और राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से, वैश्विक स्तर पे, राष्ट्रीय नहीं वैश्विक स्तर पे जिस तरह से पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने कुकर्म किया, जिस तरह से मणिपुर में देश की बेटियों के साथ अस्मत की गई, मुंह चुप रहे, इसका वैश्विक स्तर पे भारत की छवि इतनी धूमल हुई है, इतनी निंदा की गई है कि इसको कहीं ना कहीं कवर अप करने का ये प्रयास करे। और यही नहीं, महिला सम्मान इनका क्या है, इनके मन में देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया, देश का संविधान कहता है कि संसद का सर्वोच्च महामहिम होंगे या होंगी, और जब संसद भवन का नया सत्र उद्घाटन होता है तो महामहिम से हमारे उद्घाटन कराना तो दूर की बात है, वो महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, इस वजह से उन्हें उस कार्यक्रम में आमंत्रित तक नहीं किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे गंदी सोच क्या हो सकती है देश के इतिहास में। तो नियम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन महिला विरोधी सोच है ना, महिला विरोधी सोच है, अति पिछड़ा दलित विरोधी सोच है, तो इनके एक्ट से ये सारी चीजें तो स्पष्ट परिलक्षित हो जाती है। मैम, आपको क्या लगता है विशेष सत्र जो चल रहा है इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ वन नेशन वन इलेक्शन पे भी बात भाई मेरे, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। देखिए, ये जितने भी एजेंडे आ रहे हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पे सारा विधि आयोग जो हमारा लॉ कमीशन इस पे अपना रिपोर्ट दे चुका है कि देश अभी इसके लिए तैयार नहीं है। जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना सारा इस पे 2 साल का उन्होंने रिपोर्ट जारी किया, रिपोर्ट जारी करके केंद्र को दे दिया कि अभी संभव नहीं देश में करा। लेकिन फिर ऐसे मौके पर इन सारी चीज़ों की चर्चा क्यों हो रही है, इसे समझना होगा। देखिए, देश में अभी हमारे बुनियादी मुद्दे क्या है, बुनियादी सवाल देश की 140 करोड़ भारतीयों की क्या है। हमारे बुनियादी सवाल है कि महंगाई चरम पे है, पेट्रोल डीजल सिलेंडर का दाम देखिए किस तरह से बढ़ रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, करोड़ों युवा सड़कों पे रोजगार के आस लिए घूम रहे हैं। कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा, क्या हुआ उस नौकरी का? मात्र 7,22,000 नौकरी 9 वर्षों में, जबकि 18 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। आप देख लीजिए कि महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो इस देश की जनता के इशू हैं। इन मुद्दों से चूंकि इनसे ये सवाल कोई ना कर सके तो पहले ही ये एजेंडा, ये मुद्दा थोप दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं, ताकि जनता इनके इस एजेंडे में उलझ के रह जाए, अपने मुद्दों पे सवाल इनसे ना कर सके। तो केंद्र की मोदी सरकार ये मुद्दों से जनता को बिल्कुल भटकाने के लिए, ताकि असल मुद्दे पर जनता विमर्श ना करे, बुनियादी मुद्दों पर सवाल इस मुल्क में ना हो, इसलिए ये मुद्दे भेज रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन ही इसीलिए हुआ है। नाम तोड़ने की कुछ पत्रकारों ने किया, इंडी आप देख लीजिए, वो खौफ है ना, इंडिया का खौफ किस तरह से हुआ कि भारत इंडिया में, सोचिए जिस देश में अभी भी गरीबी हंगर इंडेक्स में हम वर्ल्ड में किस तरह से हम नीचे मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं, वहाँ पे जिस मुल्क में विमर्श होना चाहिए था कि समावेशी विकास कैसे हो, जिस मुल्क में विमर्श ये होना चाहिए था कि ये डिप्राइव सेक्शन को मेन स्ट्रीम से कैसे जोड़ा जाए, वहाँ पे ये विमर्श कराया जा रहा है कि इंडिया की भारत, इंडिया वर्सेज भारत। इंडिया जो नाम हम लोगों ने रखा ना, उसे इतना खौफ ज़्यादा है ये कि तरह तरह का ये तिकड़म आजमा रहे हैं। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी इंडी कह रहे हैं, कभी इंडी अलायंस कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अरे भैया, सीधी सी चीज़ है कि अगर आप कुछ भी आप आजमा लीजिए, इंडिया गठबंधन जो है ना इसी के लिए बना है कि 140 करोड़ भारतीयों को जो बेवकूफ़ बनाया है 9 वर्षों से, आप इनके सवाल के साथ इंडिया इनके आंख में आंख डाल करके सवाल करेगा 2024 में, और 2024 में इंडिया गठबंधन इन्हें सत्ता से बेदखल करेगा जनता की ताकत पे। इंडिया अलायंस ने पत्रकारों को इंटरव्यू देने से मना किया, तो उसमें नीतीश कुमार जी का अलग प्रतिक्रिया आई थी। एक चीज़ तो मानना होगा, और आप सब लोग देखते हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया, जिसको नाम ही दे दिया गया गोदी मीडिया, किस तरह से वो हिंदू मुसलमान, हमारी देश की पहचान क्या थी,
हमारे देश की पहचान, हमारे देश की खूबसूरती, सांची विरासत, गंगा जमुनी तहजीब, हम मिल कर के समाज में रहते थे। आप टीवी खोलिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अब देखिए यही सारी चीज़ें होती है। क्या पत्रकारिता देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, संविधान ने प्रेस को इसीलिए कहा था कि आप जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी चाटुकारिता करिए, या सत्ता में आंख डाल करके सवाल करने के लिए संविधान ने उनको चौथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा था। आप देख लीजिए ये जो चीज़ें हो रही हैं, जिनका हम लोगों ने कहा कि 14 पत्रकारों के साथ नहीं जाएंगे, ये कंप्लीट सरकार के चरण वंदन में, चाटुकारिता में, चरण चुम्बन में कह लीजिए कि ये लगे हुए हैं। पत्रकारिता इसको नहीं कहते। डिबेट हम करेंगे, हम पत्रकारों के साथ करेंगे। यही कारण है कि देश में मात्र ये 14 पत्रकार नहीं, और भी हैं जिनके साथ हम बैठते हैं। आज भी हम तमाम लोग बैठेंगे न्यूज़ चैनल पे डिफरेंट, लेकिन जिनका जो अपने पत्रकारिता धर्म को भूल गए हैं, जो देश के संविधान ने उनको कर्तव्य दिया था, उनको कर्तव्यों का एहसास नहीं है, देश के मुद्दों पे वो डिबेट ना करा करके बल्कि सरकार की उपलब्धियों या सरकार के गुणगान करने में वो लगे हुए हैं, तो हम लोगों ने कहा माफ़ करिए भाई, हम लोग जनता के इशू के साथ, हम लोग आपके एजेंडे पे नहीं बल्कि जनता के एजेंडे पे अगर आप विमर्श कराएंगे तो हम विमर्श करने के लिए आपके एजेंडे पे और सरकार के चरण वंदन के एजेंडे पे हम बैठे, हम अपना वक्त देने को तैयार नहीं हैं।